सो लास्ट डे हम कर रहे थे वोल्केनिज्म या वोल्केनोस। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका दैट इज वोल्केनिज्म एंड वोल्केनो। सो हमने देखा कि वोल्केनो और वोल्केनिज्म में बहुत डिफरेंस है। सो वोल्केनो क्या है? सिंपल, दिस इज वेंट और ओपनिंग, दिस वेंट और एन ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, through which there is an vent or an opening on the surface of the earth through which molten rock material is thrown out. Molten rock material is thrown out. So एक ऐसा वेंट या एक ऐसी ओपनिंग जिसके थ्रू सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ऐसा वेंट या ओपनिंग जिसके थ्रू मोल्टन मटेरियल और यू कैन से सेमी सॉलिड मटेरियल या सेमी लिक्विड मटेरियल जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर थ्रोन आउट किया जाता है, मींस फेंका जाता है थ्रू वोल्केनो, उसे आप कहते हैं वोल्केनो। मतलब उसमें हम सिंपल बात कर रहे हैं कि ज्वालामुखी होता कैसा है, या फिर आप सिंपल एक सिंगल वोल्केनो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पर जब हम बात करें वोल्केनिज्म की या फिर वोल्केनिसिटी की, सो दिस इज अ प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं दिस इज अ मैकेनिज्म। ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू पूरा का पूरा वोल्केनो का यहाँ पे हम सिस्टम पढ़ते हैं कि हम वोल्केनो आर डेवलप, कैसे मटेरियल बाहर निकलता है, निकलने के बाद कैसे सॉलिडिफाई होता है। सो पूरी की पूरी प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहते हैं, या फिर वोल्केनिसिटी कहते हैं। सो वोल्केनो सिंपल एक ओपनिंग है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर बेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां से मोल्टन रॉक मटेरियल जिसे आप कहते हैं कि सेमी सॉलिड या फिर सेमी लिक्विड मटेरियल जो है रॉक्स का, वो बाहर थ्रोन आउट किया जाता है। सो अब अगर हम बात करें वोल्केनिसिटी की या वोल्केनिज्म की, सो इट इन्वॉल्व्स मेल्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स। जितना भी आपके पास रॉक मटेरियल है इनसाइड द अर्थ, पहले ये मेल्ट होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज ड्यू टू हाई हीट इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में या फिर इंटरनल पार्ट में देयर इज हाई हीट। उसी के कारण ये जो मटेरियल है वो पिघलता है, ये मेल्ट होता है, एंड देन इट इज बीइंग थ्रोन आउट। सो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग ऑफ द मटेरियल, रॉक मटेरियल। दूसरा, राइज ऑफ दीज मटेरियल्स। ये मटेरियल जो है ऊपर की तरफ कैसे राइज करता है, कैसे ऊपर की तरफ ये आता है। सो राइज ऑफ मटेरियल ड्यू टू हॉट कन्वेक्शनल करंट्स, ड्यू टू हॉट कन्वेक्शनल करंट्स। तो जो ये कन्वेक्शनल करंट्स जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं, उसके थ्रू ये हॉट कन्वेक्शनल करंट जो है मैग्मा या लावा को ऊपर की तरफ को राइज करते हैं। सो इट पुशेस द रॉक मटेरियल आउटवर्ड द अर्थ। तो बाहर, अर्थ के बाहर इस मटेरियल को भेजने का जो काम करता है दैट इज कन्वेक्शनल करंट्स, राइट। आफ्टर दैट थर्ड प्रोसेस क्या थी इसमें, बताओ? एक्सप्लोजन इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो। सो जब ये मटेरियल ऊपर की तरफ को राइज कर रहे हैं, देन देयर इज अ explosion of materials in the form of explosion of material in the form of
वोल्केनो। तो ये जितने भी मटेरियल्स हैं दीज आर थ्रोन आउट या फिर एक्सप्लोड, एक एक्सप्लोजन होता है जिसके कारण सारा का सारा मटेरियल बाहर की तरफ फेंका जाता है। एंड फोर्थ इज सॉलिडिफिकेशन, राइट। सो दिस इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। सो इसमें देयर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो जो ये मैग्मा बाहर निकलेगा देन इट विल बिकम लावा। सो ये चार प्रोसेसेस जो है इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं दैट इज दिस इज द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिसिटी। तो वोल्केनिज्म में ये चारों ही प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, राइट। जो भी आपने 4 स्टेप्स लिखे दीज आर वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिसिटी का पार्ट, इसे कहते हैं कि दिस इज वोल्केनिज्म। और सिंगल एक वोल्केनो का इरप्ट होना और मटेरियल का बाहर निकलना उसे कहते हैं आप वोल्केनो। सो दिस इज वोल्केनो एंड वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिसिटी। सो ये आपके प्रोसेसेस हैं, दिस इज द प्रोसेस, और ये आपका सिंपल एक डेफिनेशन है वोल्केनो का। और उसके बाद हमने देखा देयर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। वोल्केनो कुछ एक मटेरियल से मिलकर बना होता है। सो उसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद वोल्केनो। सो इसमें आप नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनो। Constituents of volcano means these are the constituents or parts or you can say components of the volcano जिनसे मिलकर volcano आपका बनता है। पहला आपका जो volcano है that is because of water vapor and gases। So सबसे बड़ा जो proportion है volcano का that is water vapor and gases। Second है magma, और जब ये मैग्मा इनसाइड द अर्थ है तब इसे मैग्मा कहते हैं, व्हेन इट इज आउटसाइड द अर्थ इसे लावा कहते हैं। तो सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज आपका मैग्मा और लावा। थर्ड जो आपके पास है दैट इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मींस ऐसे मटेरियल जिनकी फॉर्मेशन हुई है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाई हीट के कारण। सो पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स और broken rock fragments। So these are the major constituents of volcano। So volcano इन सभी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। देन हमने 1 by 1 इनका कल डिस्कशन भी किया, जैसे कि फर्स्ट आपके पास जो है दैट इज वाटर वेपर एंड गैसेस। ये लार्जेस्ट पार्ट है जो कि वोल्केनो में पाया जाता है। लगभग इसमें वोल्केनो का 60% मटेरियल जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर एंड गैसेस से ही बना होता है। इसमें मल्टीपल टाइप की गैसेस हैं। सो दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिकॉज दे अकाउंट फॉर अराउंड 60% ऑफ द मटेरियल इरप्टेड ड्यूरिंग द वोल्केनो या वोल्केनिज्म। वाटर वेपर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो वाटर वेपर जो है यहाँ पे अगर पाया भी जाता है सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। बहुत ही ज्यादा हाई हीट से बनी हुई स्टीम या भाप की फॉर्म में ये बाहर निकलता है, सुपर हीटेड स्टीम की फॉर्म में। एंड कुछ एक इसमें इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जैसे कि सल्फर ऑक्साइड देखा था हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा था, गुड आफ्टरनून, और नाइट्रस ऑक्साइड हमने इसमें देखा था। तो दीज आर दी गैसेस, राइट। सो इसमें आपके पास सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड एक और भी है मीथेन। सो दीज आर दी गैसेस दैट आर इंक्लूडेड इन दी वाटर वेपर एंड गैसेस। और ये कौन सा पार्ट है आपका वोल्केनिज्म का पहला पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। सेकंड आपके पास क्या था मैग्मा और लावा। इसमें हमने डिस्टिंक्शन देखा कि मैग्मा या लावा 2 प्रकार का है, इसमें से एक है एसिडिक और दूसरा आपके पास बेसिक। तो उसका हमने एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में इसका डिस्कशन कर लिया था कि एक में 1 by 1 आप देख लीजिए कि एसिडिक जो है उसमें हायर कंसंट्रेशन है सिलिका की और बेसिक में हायर कंसंट्रेशन है आयरन की। आगे में देखा कि एसिडिक जो है इट इज हाईली थिक मींस इट इज विस्कस। दूसरा जो है ये फ्लूइडिक नेचर में मींस इसमें विस्कोसिटी कम है, ये इजीली फ्लो कर सकता है।
राइट। एसिडिक जो है दिस इज लाइटर इन कलर, क्योंकि सिलिका जो है उसका हल्का कलर होता है। दूसरा जो आपके पास बेसिक है ये आयरन है, तो आयरन का थोड़ा सा डार्कर कलर होता है। और दे आर एसिडिक जो है ज्यादातर एसोसिएटेड है वॉयलेंट वोल्केनिक इरप्शंस के साथ। दीज आर वॉयलेंट वोल्केनिक इरप्शंस। और यहाँ पे क्या है आपके पास स्लो मूवमेंट, दैट इज फिशर इरप्शन। यहाँ पे फिशर टाइप का इरप्शन होता है, मींस ये बहुत ज्यादा सडन है, दिस इज स्लो। फिर हमने देखा कि मेन कौन कौन सी चीजों से बनते हैं। सो एसिडिक किससे बनता है? ग्रेनाइटिक। सो इट इज ग्रेनाइटिक। एंड जो बेसिक है दैट इज बासाल्ट। सो ये हमने देख लिया कि दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, चाहे एसिडिक है चाहे बेसिक है। आफ्टर दैट जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या थर्ड कंपोनेंट जो है आपके वोल्केनिज्म का दैट इज पायरोक्लास्टिक। सो पायरोक्लास्टिक में आपके पास कुछ एक अतरंगी चीजें थी, जैसे कि बताइए वोल्केनिक ऐश। तो इसमें ज्वालामुखी की ज्यादातर आपको राख देखने को मिलेगी, इट इज वोल्केनिक ऐश। नेक्स्ट वोल्केनिक डस्ट। तो इसमें धूल देखने को मिलेगी आपको, या फिर जिसे आप डस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वोल्केनिक बॉम्ब्स, दैट इज वोल्केनिक पेबल्स, मतलब छोटे छोटे पत्थर जो वोल्केनो से बाहर निकले हैं, वोल्केनिक। और ये बॉम्ब इसीलिए क्योंकि जब ये विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो ये बहुत हाई स्पीड के साथ बाहर निकलते हैं। सो दीज आर पेबल्स। लास्ट आपके पास लार्ज स्टोन्स। तो कुछ एक बड़े आकार के पत्थर या स्टोन्स भी यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। सो दीज आर दी पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स बिकॉज ये हाई हीट पे बने हुए हैं, मींस रॉक्स को तोड़ा गया है इंटरनल फ्रिक्शन के कारण, हीट के कारण। सो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था पिछले कल की क्लास में। हाँ जी, कोई इशू? लार्ज स्टोन्स, वोल्केनिक बॉम्ब, वोल्केनिक डस्ट, वोल्केनिक बसाल्ट, ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। हाँ जी, उसी को रिपीट कर रहे हैं आज शाम पर थोड़ा सा, सो दैट आप कल की क्लास को भी यहाँ पे कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज नेक्स्ट इज इसके टाइप्स, राइट। इसमें दो प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो। सो जब भी वोल्केनो इरप्ट होएगा मींस दिस इज द वोल्केनिक लैंडफॉर्म, राइट। तो हमने देखा है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू एस्थेनोस्फीयर देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। तो एस्थेनोस्फीयर जो है वो अर्थ के सबसे अपर मोस्ट लेयर, जिसे आप कहते हैं सेडिमेंट्री लेयर या सेडिमेंट्री रॉक से लेके लगभग एस्थेनोस्फीयर जो है ये 200 किलोमीटर की गहराई पे या 200 किलोमीटर की 200 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ आपका एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। और इसी एस्थेनोस्फीयर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्मा एंड लावा। यही मैग्मा एंड लावा जो है ड्यूरिंग दी वोल्केनिक इरप्शन बाहर की तरफ को इरप्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैग्मा लावा है इट विल कम आउट लाइक दिस। सो यही मैग्मा एंड लावा बाहर की तरफ को इरप्ट होता है जब भी देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन। जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है, जब भी वोल्केनो का या जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो मैग्मा जो है वो एस्थेनोस्फीयर से ही बाहर आता है। और एस्थेनोस्फीयर की लेयर इज डीप इनसाइड द अर्थ, लगभग 200 किलोमीटर्स। सो इफ दिस इज द वेंट, अगर ये आपके वोल्केनो का वेंट है, जिसे आप वेंट या ओपनिंग कह सकते हैं, तो यहाँ से वोल्केनो बाहर की तरफ को निकलेगा। ये वोल्केनिक मटेरियल्स बाहर की तरफ निकलेंगे, जो भी आपने वाटर वेपर, गैसेस, पायरोक्लास्टिक मटेरियल या मैग्मा। सो आप ये देख के चलिए कि वोल्केनो में दो प्रकार के यहाँ पे मटेरियल्स होंगे। एक जो एस्थेनोस्फीयर से वोल्केनो में जो भी आपके पास मैग्मा एंड लावा है ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, राइट। तो इस मटेरियल जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ निकलेगा अगर ये फिशर टाइप का वोल्केनिक इरप्शन है, राइट। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं वॉयलेंट टाइप का है, तो इसमें से गैसें जो है वो ऊपर की तरफ को ऐसे इरप्ट करेगी, राइट। दिस कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थोड़ा सा फिशर टाइप का है तो मटेरियल धीरे धीरे इरप्ट होते होते बाहर की तरफ को निकलता रहेगा। इट विल
come down like this. अगर आपके पास मटेरियल थोड़ा सा हैवी है और ये वायलेंट एक्टिविटी है तो यहाँ पे मल्टीपल गैसेस के क्लाउड्स बन जाएंगे, राइट? आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई है। सो मल्टीपल गैसेस के यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे। पेबल्स दे आर थ्रोन आउट लगभग सेवरल किलोमीटर्स अपार्ट। जितने भी पेबल्स या जिसमें से आप कह रहे हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स, ये वोल्केनिक बॉम्ब इसीलिए है क्योंकि ये बॉम्ब की तरह ही काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। दे आर थ्रोन आउट लगभग सेवरल किलोमीटर्स अपार्ट। ये 10 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, 20 किलोमीटर की लेंथ तक भी जा सकते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी। सो ये वायलेंट एक्टिविटी में होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि अगर वोल्केनो यहाँ से इरप्ट हो रहा है, स्टेनोस्फीयर से अगर इरप्ट हो रहा है, सो इसमें कुछ एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, और जब ये बाहर आ रहा है तो इसमें सॉलिडिफाई होने के बाद देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो। तो इंटरनली और एक्सटर्नली ये दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनाता है। जब ये अंदर होता है तो उसके अंदर भी एक लैंडफॉर्म है, और जब ये बाहर आता है तो बाहर भी इसके एक लैंडफॉर्म है। इंटरनल जो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और जब ये बाहर की फॉर्म में अगर हम बाहर का पार्ट देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो ये वोल्केनो दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनाता है, एक इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इसकी पिक्चर आपको ऐसे दिखाई है मैंने कल भी, बट हमें अभी पिक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है यहां तक? कोई इशू, कोई परेशानी? तो आप सबसे पहले लिखिए वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, हेडिंग डालेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखिए ज्योग्राफी में मैंने आपकी मई मिड तक, मतलब आपके एग्जाम से पहले हो जाएगी, है ना? तो आपके लिए फायदेमंद है अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो, और खाली नोट्स बना रहे हैं तो कंपाइल हो ही रहे नोट्स, है ना? दो प्रकार की जनता आती है, एक होती है सिर्फ नोट्स बनाने वाली, एक होती है नोट्स बनाने के साथ पढ़ने वाली। और फायदा उसका होता है जो कंपाइल नहीं करता है, मतलब इकट्ठी करते हैं, कुछ एक को नोट्स इकट्ठा करना के बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को किताबें इकट्ठा करना बहुत लगता है, और उस कैटेगरी में मैं भी हूँ। एवरी वीक या एवरी मंथ कोई ना कोई न्यू एडिशन की किताब में मंगाता हूँ, बट अलग बात है कि टाइम नहीं लगता, और मुझे सच में टाइम नहीं लगता। बट आपके पास टाइम है फिर भी नहीं लग पाता है ना, तो आप कंपाइल मत करिए नोट्स कि आप नोट्स बनाते जाएंगे यहाँ से वहाँ से हर जगह से। जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में उसको रिवाइज करते जाइए। मैंने कल भी आपको ये कहा था, तो 2 आवर्स सुबह, 2 आवर्स इवनिंग में, इतना टाइम जो निकाल सकते हैं इजिली। 2 घंटे तो आपको निकालने चाहिए सुबह और शाम को। जब आप उठ रहे हैं, उठने के बाद 1 घंटा थोड़ा एक्टिव होने में लगता है, उसके बाद 2 घंटे का टाइम दे दो, और इवनिंग में भी जब आप जा रहे हैं तो जाके रेस्ट करके देन अगेन 2 आवर्स आपको देने हैं, राइट? अब इन 2 आवर्स 4 आवर्स में से 2 घंटे तो ऐसे होंगे जिसमें आप एक्टिवली पढ़ेंगे, 2 घंटे ऐसे होंगे जिसमें असाइनमेंट कर रहे हैं, जब नोट्स आपने बीच में नहीं बनाए, घर चले गए थे, क्लास मिस हो गई, तो वो 2 घंटे आपके रिटर्न प्रैक्टिस में चले जाएंगे, 2 घंटे आपके पढ़ने में जाने चाहिए, तो जाके कहीं फायदेमंद है क्लास में आना। नहीं तो फिर आप खाली नोट्स ही बना रहे हैं, और वो नोट्स का फायदा नहीं है। नोट्स तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल ही रहे हैं ना, या फिर मेरे हैंड रिटन भी दे दूंगा आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं नोट्स शेयर करने में। बट नोट्स में इसलिए पहले शेयर नहीं करता बिकॉज अब बाद में आप लिखते नहीं है, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक फिर आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। डायग्राम ऐसे बने बनाए मिलेंगे तो वैसे ही है, फिर आप पढ़ेंगे और खत्म हो गया, तो समझ में नहीं आएगा। अपने नोट से जो समझ में आता है वो दूसरे के नोट से नहीं समझ आता। सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। दूसरा है आपके पास एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इतनी जल्दी हो ना मुझे कि सिलेबस खत्म करना है, तो मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ है और बहुत इजी है, मेरे को लाइन पढ़ी हिंदी में समझाया, लाइन पढ़ी फिर हिंदी में समझाया, और डायग्राम बनानी नहीं है, इतना झंझट मेरे को करना है कि ये सब बना के, क्योंकि मैं बीच बीच आपको शो कर रहा हूँ कि ऐसे आपको डायग्राम, ऐसे आपको हेडिंग लिखना है, देन आपको ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको लिखना है कि 2 टाइप का होता है, लंबी लाइनें लिखनी है कि वोल्केनो फॉर्म्स या वोल्केनिज्म फॉर्म्स, 2 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म दैट आर वोल्केनिक, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो लाइनें नहीं लिखते जाना है, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आपसे लिखते जाइए। अदरवाइज मैं आपको से बताऊँ 3 पेज है इसके, 15 मिनट का काम है, लिटिल बिट 15 मिनट, हद से हद 15 मिनट लगेंगे एंड कंप्लीट हो जाएगा ये।
एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है पीडीएफ से, बट अगर मैं भी खुद से एफर्ट ले रहा हूँ कि लिखे जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से लिखें, नोट्स लिखें। और जब पीडीएफ चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपको नींद भी बहुत जल्दी आती है, क्योंकि आप लिख नहीं रहे होते, फिर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। सो वोल्केनिक लैंडफॉर्म दो प्रकार के हैं, एक है आपके पास इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, दूसरा है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव से खुद ही पता लग रहा है कि इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल लैंडफॉर्म है। सो आप पहले हेडिंग डालिए इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, इसका हेडिंग डालिए। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कि वोल्केनो द्वारा बनाई गई इंटरनल लैंडफॉर्म्स या इंटरनल स्थलाकृति, राइट। अब इसमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको पीडीएफ दिखा देते हैं। सो यहाँ से वोल्केनिज्म हमने स्टार्ट किया था, वाटर वेपर, गैसेस, मैग्मा, लावा, और इसके बाद आपके पास है पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स। वाटर वेपर ये आपने लिखा था कि इसमें ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दीज आर दी पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि SO2 है, इट इज अ पॉल्यूटेंट। ये एसिड रेन के लिए, ब्लैकनिंग ऑफ ताज उसके लिए, या इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री से ज़्यादातर आपका SO2 निकलता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज अ पॉल्यूटेंट, मेजर पॉल्यूटेंट। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, दैट इज आपका पॉल्यूटेंट, और ज़्यादातर ये व्हीकल के पोल्यूशन से या वेहिकुलर पोल्यूशन से होता है, वाहनों द्वारा चलने वाला प्रदूषण। नेक्स्ट है आपके पास मीथेन, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। मैग्मा हमने देखा कि एक एसिडिक है, एक बेसिक है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिडिक मैग्मा एंड बेसिक मैग्मा। इसका भी डायग्राम आप इसका अपना टेबुलर फॉर्म में बनाया था। देन पायरोक्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट है आपके पास दिस इज वोल्केनिक लैंडफॉर्म। सो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है आपके वोल्केनो का, जहाँ से आपका मैग्मा लावा बाहर निकलता है, उस पार्ट को कहते हैं बैथोलिथ। दिस इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मैग्मा। सो जो सबसे डाउन पार्ट है जहाँ से मैग्मा बाहर, स्क्रीनशॉट में, जैसे मैग्मा इरप्ट होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ बैथोलिथ। तो बैथोलिथ से मटेरियल बाहर निकलता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ओरिजिनल मैग्मा। आपके उसके बाद यहाँ पे देयर इज अ स्टोक, ये भी स्टॉक है। देन इसकी शेप के हिसाब से देयर इज लेकोलिथ। देन यहाँ से एक फीडर पाइप है, फीडर पाइप के ऊपर जाके मैग्मा के फ्लो को इकट्ठा कर देती है, ये बासाल्टिक प्लेट्यू बनाती है। एंड देन अगेन ये डाइक है, ये भी डेंसिल, फिर अगेन डाइक, एंड देन नेक, यहाँ से मैग्मा आपका ऊपर की तरफ को इरप्ट हो रहा है। सो अगर हम देखते हैं कि दिस इज अ वोल्केनो, तो वोल्केनो को जो ये इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट जो है, उसी की ये पिक्चर बनाई है इन्होंने, कि इसके इंटरनल पार्ट में ये चीजें होती है कि मैग्मा ऐसे ही इरप्ट होता है। दिस इज दी पॉइंट, और ये नेक बन रही है आपकी वोल्केनो की, राइट। सो इसी के बारे में आपको देखना है। दिस इज दी वेंट पॉइंट, जहाँ से मटेरियल बाहर की तरफ को निकलेगा, राइट। सो ये इंटरनल, या फिर जिसे आप कह सकते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म है। ये और ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ये डायग्राम फिर इजी है। फिर इनके बारे में लिखेंगे कि बैथोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, देन लेकोलिथ क्या होता है, फेकोलिथ, सिल। सो थोड़े से नेम डिफिकल्ट है, बट समझने की जरूरत है। आफ्टर दैट एक्सट्रूसिव आएगा, तो एक्सट्रूसिव तो एक्सटर्नल पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि शील्ड वोल्केनो क्या होता है, पैरासाइटिक वोल्केनो क्या होता है, और उसके बारे में और उसके एग्जांपल्स भी साथ साथ में। सो वापस चलते हैं आप अपने व्हाइट बोर्ड पे ऊपर। सो डायग्राम बनाएंगे साथ साथ में, बिकॉज विदाउट डायग्राम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को समझाना मुश्किल है आपके लिए। दिस पार्ट इज बैथोलिथ, सबसे डाउन पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बैथोलिथ। यहाँ से आपका मटेरियल इरप्ट होता है। आफ्टर दैट ऐसे ही जैसे उसमें लाइंस थी, ऐसे ही आपने पैरेलल लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट। अभी इसमें से वन पार्ट दैट इज, और लाइन लगा दीजिए बीच में।
ये एक टाइप से पाइप है, इस पाइप के साथ मींस बेथोलिथ के साथ ये पाइप कनेक्टेड है, इसी पाइप में से मटेरियल ऊपर की तरफ को, जिसे आप फीडर पाइप कहते हैं। मींस यहाँ से बेथोलिथ जो है मैग्मा फीड कर रहा है इस पाइप को, जिसके थ्रू मैग्मा बाहर की तरफ को आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट इज आपका दिस पार्ट, या फिर इसको रेड कलर से लिख लेते हैं, इसको आप लिखिए लेकोलिथ। दिस पार्ट इज लेकोलिथ। इसमें देर इज मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसे आप मैग्मा कहते हैं, इसमें अवेलेबल है। रेड कलर मीन्स दिस इज मैग्मा, हाई हीटेड या फिर हाईली हीटेड मोल्टन मटेरियल, दैट इज बेथोलिथ से निकलने वाला ये मटेरियल। ये ऊपर की तरफ को इरप्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ से एक फीडर पाइप है जो कि मटेरियल को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। सो पहले आप बनाइए लेकोलिथ, बेथोलिथ के बाद अगेन यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन है, दैट इज फीडर पाइप। इस फीडर पाइप जो है ऊपर एरिया तक कनेक्टेड है, राइट। अब इसी मटेरियल में से बाहर मटेरियल निकलेगा, दिस इज सोसर शेप, और इसको आप कहते हैं दिस इज लोपोलिथ, LOPOLITH। अब यहाँ पे हर चीज के साथ लिथ लिख रखा है, लिथ इज LELITH, दैट इज लिथोस्फेरिक। मीन्स ये लिथोस्फेरिक मटेरियल है जो कि मोल्टन या फिर आप कह सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये प्रॉपरली लिक्विड भी नहीं है ना ये सॉलिड है, मींस दिस इज सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज लोपोलिथ, दिस पार्ट। अब यहाँ से भी फीडर पाइप जो है, इसी फीडर पाइप के थ्रू ये मटेरियल बाहर की तरफ को आ रहा है। कुछ मटेरियल यहाँ पे लोपोलिथ वाली साइड पे इकट्ठा हो जा रहा है। तो दिस इज लोपोलिथ एंड दिस इज लेकोलिथ। नेक्स्ट यहां से एक और पाइप कनेक्टेड है, दिस पार्ट, एंड इससे अगेन एक और फीडर पाइप ऊपर को कनेक्टेड है, राइट। तो इस पार्ट को हम कहेंगे दिस पार्ट इज सिल, नॉट सिल, दिस इज डाइक। जहां से फीडर पाइप के साथ में एक इंटरकनेक्टेड और पाइप है, उसको कहेंगे डाइक, एंड दिस इज सिल। सिल इज पैरेलल, ये बेथोलिथ के लगभग पैरेलल पॉइंट्स पे है। एंड देन अगेन एक और यहाँ पे डाइक है, डाइक जो है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड है टू दी अदर पार्ट, इस पार्ट पे, इसको भी आप कहेंगे दिस इज डाइक। मतलब फीडर पाइप के अलावा एक और जो पाइप है जिसको कहेंगे दैट इज डाइक, दिस पाइप इज डाइक। डायग्राम साथ साथ बनाते रहिए, फिर देन आपको इसके बारे में लिखना भी है। अब डाइक में से जो मटेरियल निकल रहा है, इट इज इरप्टेड, और इरप्शन के बाद में इट विल फॉर्म अ प्लेटो, अपर पार्ट में इट विल फॉर्म अ प्लेटो। तो ये आपकी जो डायग्राम है, जो पीडीएफ में डायग्राम है या फिर आपकी पीपीटी में जो डायग्राम है, लगभग उससे मिलती जुलती है। सो दिस इज प्लेटो, इट विल फॉर्म प्लेटो। नेक्स्ट एक और है फीडर पाइप, दिस फीडर पाइप लिटिल बिट कॉनिकल। अब इस फीडर पाइप से ऊपर जो पॉइंट है दैट इज लाइक दिस। So this upper part is फेकोलिथ, दिस इज फेकोलिथ, और ये भी एक फीडर पाइप से कनेक्टेड है। सो हमारे पास यहाँ पे है लेकोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, सिल, अगेन डाइक, प्लेटो एंड फेकोलिथ। सो ये आपके पार्ट्स हैं जिसकी वजह से आपका वोल्केनो इरप्ट होता है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके वोल्केनो का। जो वोल्केनो आप नॉर्मली देखते हैं, चाहे आप डायग्राम में भी देखेंगे, ये जो इंटरनल पार्ट है दिस इज इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और ये स्टार्ट होगा फ्रॉम बेथोलिथ, देन लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक एंड सिल, एंड देन इट विल फॉर्म प्लेटोस। अभी जब ये इरप्ट होगा मटेरियल, इट विल इरप्ट लाइक दिस,
and this is the vent of a volcano. तो इस डायग्राम को ऐसे बनाइए, और जो अपर पार्ट बन रहा है दैट इज टोटल वोल्केनिक माउंटेन. दिस इज वोल्केनिक माउंटेन, राइट. सो ये है आपका वोल्केनिक माउंटेन. सो प्लीज पहले डायग्राम कंप्लीट करिए, देन इसके बारे में लिखेंगे पॉइंट्स. बैथोलिथ से स्टार्ट करेंगे. बैथोलिथ सबसे बेस है, यहाँ से फीडर पाइप है वो कनेक्टेड है, वो एक लेकोलिथ बना रहा है जो कि एक टाइप से कॉनिकल शेप का है. देन अगेन एक फीडर पाइप है जो कि इंटरनल पार्ट से एक्सटर्नल पार्ट तक, मतलब बैथोलिथ से लेके आउटर पार्ट तक कनेक्टेड है, मतलब वेंट तक ये पाइप आपकी जाएगी. अब ये जो पाइप है इसके साथ में एक और फीडर पाइप है जिसकी वजह से यहाँ पे एक सॉसर शेप्ड आपका लोपोलिथ बन रहा है. लोपोलिथ के साथ में एक पैरेलल लाइन है जहाँ पे सिल है, सिल से अगेन एक आपकी और कनेक्टेड पाइप है दैट इज फीडर पाइप. यहाँ से एक और पाइप कनेक्टेड है, इसको आप कहते हैं डाइक. डाइक जो है एक मेन पाइप का एक सब पार्ट है और ये आगे चलकर प्लेटोस बनाएगा. एंड देन यहाँ पे कॉनिकल शेप का आपका एक और फीडर पाइप है जो कि फेकोलिथ बना रहा है. ये एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, राइट. सो इसी को हमने वन बाय वन इनके बारे में लिखना है कि ये कैसे डायग्राम बनाता है. असाइनमेंट सबमिट की थी बट एक पिक सबमिट हुई थी, आफ्टर दैट सबमिट तो रीसबमिट नहीं हुई. कैसे सबमिट होगी? आप उसको डिलीट करके दोबारा सबमिट करो, उसको दोबारा से डिलीट करके अगेन सबमिट करो अपनी फाइल को. ये पाइप जो है जॉइंट्स की वजह से बनते हैं, क्योंकि इंटरनल पार्ट में देयर आर मल्टीपल जॉइंट्स. जॉइंट्स मींस होलो एरिया, खाली एरिया, जिस खाली एरिया में से ये मटेरियल बाहर निकल सकता है. सो ये जो आपका फीडर पाइप से दीज आर दी होलो एरिया जहां से मटेरियल बाहर इरप्ट हो सकता है. एक बार आप मैम से बात कर लेना इसके लिए अगर आपका असाइनमेंट का कोई इशू है. सो ये है आपका डायग्राम फॉर इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. सो फर्स्ट आप हेडिंग डालिए बैथोलिथ का. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप बैथोलिथ, मतलब आपके इंट्रूसिव जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं उसमें जो फर्स्ट आपका पार्ट आएगा दैट इज बैथोलिथ. सो मेन हेडिंग इज आपका इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. उसी में से जो आपका फर्स्ट सब पार्ट है दैट इज बैथोलिथ. अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो किस तरह से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. जैसे बैथोलिथ दे दिया, फेकोलिथ, लोपोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, सिल, तो इसमें पूछ सकता है कि आउट ऑफ दीज कौन सा इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का पार्ट नहीं है. तो अगर इनमें से कोई नहीं है तो मींस दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स. सो फर्स्ट आप लिखिए बैथोलिथ के बारे में. बैथोलिथ इसमें लिखिए बैथोलिथ, it is a large mass of intrusive igneous, it is a large part of या फिर mass of intrusive igneous rocks, generally granite. Intrusive igneous rock, that is generally granite. So it is a large mass of intrusive igneous rock, generally granite, which is found at maximum depth. Which is found at maximum depth. Which is found at maximum depth. सो आपका बैथोलिथ क्या है? इट इज अ लार्ज मास, ये एक बहुत बड़ा आकार का मास का आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये बहुत ज्यादा डीप इनसाइड द अर्थ या फिर मैक्सिमम डेप्थ के बीच में पाया जाता है. फुल स्टॉप. इट मे फॉर्म अ रूट ऑफ अ माउंटेन. इट मे फॉर्म अ रूट of a mountain.
इट मे फॉर्म अ रूट ऑफ अ माउंटेन। तो जो आप ऊपर माउंटेन देख रहे हैं उसी का ये रूट पार्ट है, मतलब उसकी एक टाइप से जड़ है, यही इसको पूरा का पूरा फीडर या फीडर पाइप के थ्रू मटेरियल ऊपर की तरफ को पहुंचा रहा है। सो दिस इज अ, इट मे फॉर्म अ रूट ऑफ अ माउंटेन, रेयरली एक्सपोज टू ग्राउंड, इट इज रेयरली एक्सपोज टू ग्राउंड। सो ये ग्राउंड से बहुत ज्यादा दूर है, इट इज रेयरली एक्सपोज टू ग्राउंड। सो ये ग्राउंड सरफेस से बहुत ही दूरी पे पाया जाता है। सो दिस इज बैथोलिथ। सो बैथोलिथ क्या है? इट इज अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक मटेरियल, जिसको आप कह सकते हैं कि ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, मैक्सिमम डेप्थ के बीच में पाया जाता है। मींस लगभग, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ये अगर आपका 0 किलोमीटर है तो ये लगभग आपका 200 किलोमीटर या 150 टू 200 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा। तो मीन्स ये बहुत ज्यादा डेप्थ पे है, ग्रेनाइटिक रॉक से बन रखा है, इग्नियस रॉक से बन रखा है, और ये वोल्केनिक जो माउंटेन है, या जैसे आप कह रहे हैं दिस इज वोल्केनिक माउंटेन, इसका ये एक टाइप से रूट बनता है, इसकी ये जड़ बनता है, क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा मटेरियल जो है इसको इरप्शन के लिए मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, रियली एक्सपोज टू द ग्राउंड इज बैथोलिथ, सो इसे बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? तो ये बैथोलिथ के बारे में। सेकंड आप हेडिंग डालिए लोपोलिथ। सेकंड इज लोपोलिथ, LOPOLITH। सेकंड इज लोपोलिथ। लोपोलिथ नेक्स्ट है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है? दिस इज सॉसर शेप्ड। सो इसमें लिखिए अ सॉसर शेप्ड मास, सॉसर शेप्ड मास। सॉसर शेप्ड किस तरह से? लाइक दिस, दिस इज सॉसर शेप्ड मास ऑफ इग्नियस रॉक concave to the sky. Saucer shaped mass of igneous rock concave to the sky. अब ये ऑप्टिक्स अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि कनकेव क्या होता है। कनकेव मीन्स लाइक दिस, ऊपर को उठा हुआ, लाइक दिस, दिस इज सोसर शेप। हाँ जी, जैसे कनकेव मिरर आपने पढ़ा है ना, एजेस जिसकी वाइड होती है। सो दिस इज आपका सोसर शेप, यहाँ पे ये नहीं आएगा आर, दिस इज सोसर शेप मास ऑफ इग्नियस रॉक कनकेव टू दी स्काई। सो ये एक सोसर शेप्ड आपका मास है इग्नियस रॉक का, मीन्स ये भी इग्नियस रॉक से बना है, बट इसका जो अपर पार्ट है दैट इज कनकेव टू द स्काई। अपर पार्ट जो है वो स्काई की तरफ को कनकेव फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। सो दिस इज आपका लोपोलिथ। थर्ड लिखिए लेकोलिथ। लेकोलिथ LACCOLITH। लेकोलिथ, दिस इज थर्ड पार्ट, लेकोलिथ। लेकोलिथ देखिए, यहां से अगेन बैथोलिथ से एक पाइप कनेक्टेड है जो कि मटेरियल को फीडर पाइप के थ्रू अपर पार्ट में लेके जा रहा है। अपर पार्ट में ले जाने के बाद इसको ये एक शेप दे रहा है, दिस इज लाइक अ माउंड। माउंड मीन्स एक टीले के जैसा, जैसे मिट्टी के टीले होते हैं, लाइक दिस। इसमें पूरे का पूरा देयर आर सैंड, तो ये इसको एक माउंड की फॉर्म दे रहा है, टीले की फॉर्म दे रहा है। बट ये कनेक्टर किसके साथ है? बैथोलिथ के साथ, एक फीडर पाइप के थ्रू, और फीडर पाइप ही इसको पूरा का पूरा मटेरियल ऊपर तक पहुंचा रहा है।
सो आप लेकोलिथ में लिखिए एन इंट्रूसिव माउंट ऑफ igneous rock, an intrusive mound of igneous rock. तो igneous rock उसका ये एक mound है. So it is an intrusive mound of an igneous rock which is connected by a feeder pipe, which is connected by a feeder pipe from willow. So ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का माउंड है, एक टीला है जो कि नीचे से एक फीडर पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ है. सो ये आपके सामने फीडर पाइप है, ये वेथोलिथ के साथ जुड़ी हुई है. सो दिस इज लेकोलिथ. लेकोलिथ के बाद आपके पास क्या बचता है? लोपोलिथ हो गया, लेकोलिथ. अब आता है आपके पास दैट इज फेकोलिथ. दिस इज फेकोलिथ. फोर्थ पार्ट इज फेकोलिथ. फेकोलिथ नेम थोड़े से डिफरेंट है इसमें, बट सब. Laccolith magma is not reaching to the surface of the earth. Will Laccolith push the earth crust or not? Till the time ये Laccolith का मैग्मा ऊपर तक नहीं पहुंचता, ये आपकी क्रस्ट को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवाएगा. सो टिल द टाइम, अगर ये जब तक ये अंदर ट्रैप्ड है, ये मटेरियल जो है आपकी अर्थ की क्रस्ट को कोई ऐसा हानि नहीं पहुंचाएगा. जब ये ऊपर की तरफ और बढ़ता जाएगा, जैसे ही बाहर की तरफ आएगा, तब ये अर्थ की क्रस्ट के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है. तभी अर्थ की क्रस्ट को पुश कर सकता है या पुल कर सकता है. सो अभी ये इंटरनल पार्ट है. एक्सटर्नल पार्ट आपका एक ही है, मेन. ये है मेन फीडर पाइप. ये है इसकी सबऑर्डिनेट फीडर पाइप्स. ये इंटरनल पार्ट में ही है. जैसे डाइक है, डाइक ऊपर तक मटेरियल लेके जा रहा है, सो ये प्लेटोज बना रहा है. और जब तक ये मटेरियल फीडर पाइप से, मतलब बैथोलिथ से फीडर पाइप जब तक इसको कनेक्ट करके बाहर नहीं ले जाती, तब तक अर्थ की क्रस्ट के ऊपर या फिर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं करवाएगा ये सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट है आपके पास फेकोलिथ. फेकोलिथ कैसा लग रहा है आपको? लेंस की फॉर्म में. एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है. सो दिस इज अ लेंस शेप. इसमें लिखिए फेकोलिथ में, इट इज अ लेंस शेप्ड mass of intrusive igneous rock. Lens-shaped mass of intrusive igneous rock found in pair occupying a top. Found in pair. So ये हमेशा आपको पेयर की फॉर्म में मिलेगा. Found in pair, occupying, always found in pair, occupying a top of an anticline. The top of an anticline, occupying a top of an एंटीक्लाइन. कल ही आपने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखा है. एंटीक्लाइन मीन्स ये पीक पॉइंट है, राइट. सो किसी भी माउंटेन का पीक पॉइंट या जिसे चोटी कहते हैं माउंटेन की, दैट इज एंटीक्लाइन. सो करें टॉप ऑफ एंटीक्लाइन और बेस ऑफ अ सिंक्लाइन. फॉर एग्जाम्पल कल ही आपने देखा था कि एक माउंटेन है, फिर आगे एक माउंटेन है. तो ये अपर पार्ट इज एंटीक्लाइन, जो नीचे का पार्ट है दैट इज सिंक्लाइन. तो ये कह रहे हैं कि ये सिंक्लाइन के बेस को होल्ड करके रखा है इसने, दिस लाइक. तो ये आपका अपर पार्ट है, ये इसका एंटीक्लाइन है. एंटीक्लाइन के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सिंक्लाइन. तो सिंक्लाइन को इसने होल्ड करके रखा है, दिस पार्ट, जो नीचे का पार्ट है. सो अ लेंस शेप्ड मास ऑफ intrusive igneous rock always found in pair occupying the top of an anticline or base of a syncline. So
एक लेंस शेप का आकार जो कि इंट्रूसिव इग्नेस रॉक को होल्ड करके रखता है, जिसमें ये हमेशा पेयर की फॉर्म में मिलता है। जो लेंस शेप्ड है दिस इज आल्सो इन दी पेयर, और इसमें अपर पार्ट जो है इट इज ऑक्यूपाइंग द एंटीक्लाइन एंड द बेस पार्ट इट इज ऑक्यूपाइंग द सिंक्लाइन। फुल स्टॉप। इट इज नोन एज फेकोलिथ। इट इज नोन एज फेकोलिथ। इट इज ऑलवेज, लास्ट लाइन इसमें लिखिए, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बाय अ फीडर पाइप। इट इज ऑलवेज connected by a feeder pipe, always connected by a feeder pipe from below, feeder pipe from below। तो ये भी हमेशा नीचे से एक फीडर पाइप के साथ जुड़ा हुआ होता है, जहां से देयर इज राइज ऑफ मैग्मा या फिर राइज ऑफ मैग्मा ड्यू टू हाई कन्वेक्शन करंट्स। तो ये मटेरियल यहाँ पे हमेशा फेकोलिथ जो है ये भी एक फीडर पाइप के साथ जुड़ा होता है। सो इसमें जो अपर पार्ट्स हैं आपके, जो मेन पार्ट्स हैं दैट इज फेकोलिथ, लोपोलिथ, लेकोलिथ, देन फेकोलिथ, लास्ट आपके पास है सिल एंड डाइक। तो फिफ्थ पार्ट लिखिए आप, सिल, SILL। SILL। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई इशू प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरा आपके चैट बॉक्स की तरफ ध्यान है पूरा। सो नेक्स्ट आपके पास है सिल, दिस इज सिल, और ये डाइक। एक डाइक इस साइड को है एंड एक इधर है। सो सिल एंड डाइक। तो पहले आप लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट दैट इज सिल। फिफ्थ पॉइंट इज सिल। तो सिल में लिखिए, लिखवाने के बाद दोबारा एक बार, नहीं अमरदीप मैं रिप्लाई नहीं करता, बताइए क्या इशू है। सर सारा लिखवाने के बाद एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, फेकोलिथ या फिर लोपोलिथ या लेकोलिथ? आप टॉपिक लिखिए, रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट है सिल, तब तक इंतजार करो। बताइए चेतना, कौन सा पार्ट इसमें आप कह रहे हैं रिपीट करने को? सिल क्या है? इट इज पैरेलल, टोटली पैरेलल। दिस इज इन दी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में। ये अपर पार्ट जो है जिसको कहेंगे आप बेडिंग प्लेन, मतलब इसके अपर पार्ट इज बेडिंग प्लेन, जहां पे आपका मैग्मा या लावा जो है उसका वेंट बना हुआ है, सो उसको आप बेडिंग प्लेन कहेंगे। सो सिल जो है हमेशा इट इज पैरेलल टू दी बेडिंग प्लेन। मेंस क्वेश्चन पूछा था मेंस के बारे में, एक मिनट मुझे मेंस के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, ऑब्जेक्टिव समझ आ जाता है लेकिन मेंस नहीं आता। मेंस आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, मेंस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है मेंस का, जो आपके टॉपिक यहाँ पे क्लास में चल रहे होते हैं उसी के बेस पे आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है। मेंस के क्वेश्चन एक्चुअल में जिनकी तैयारी पूरी होती है ना उनको भी समझ में नहीं आता है। सो ये बड़ा कोई मिथ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेंस का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 साल की तैयारी है उनको भी मेंस के क्वेश्चन समझ नहीं आते। फॉर एग्जांपल अभी ऐसे के जो आपके टॉपिक्स हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ एक फिलोसफिकल है, कुछ पॉलिटी बेस है, कुछ एक करंट अफेयर बेस है। सो हर एक चीज ऐसे ही आपको दिखेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एनालिसिस ही मेंस में आपको पार करा सकता है। प्री के आपको इसलिए इजी लग रहे हैं बिकॉज उसमें अभी तक उतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। जब हम स्टेटमेंट बेस्ड उसमें क्वेश्चन डालेंगे तो आपको और ज्यादा फिर उसमें मुश्किल लगेगी, या फिर ओनली 2 पेयर्स आर 3 पेयर्स आर राइट, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर उसमें 6 हम डाल देते हैं टॉपिक्स, और वो भी आपके लगभग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, तो वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट मेंस के क्वेश्चन में सिर्फ समझने वाली बात है, आपके जो टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं उसी के ऊपर बेस आपका मेंस का क्वेश्चन है। आप पजल मत होइए, आप पहले जो क्लास चल रही है वो क्लास पूरे की पूरी अटेंड करो। अटेंड करने के बाद उसको पढ़ो,
फिर उसके बाद आप रिकॉल करो, रिकॉल करने के बाद आप उस टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक आपसे पूछना क्या चाहता है। फेकोलिथ रिपीट कर देते हैं। फेकोलिथ में है अ लेंस शेप्ड मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक always found in pair occupying a top of anticline and the base of a syncline. It is known as feccolith. Feccolith is always connected by a feeder pipe from below. Feccolith is always connected by a feeder pipe from below. अब नेक्स्ट आपके पास दैट इज सिल। सिल क्या है? एक ऐसा पार्ट है जो कि टोटली बेडिंग प्लेन के साथ में पैरेलल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और बेडिंग प्लेन किससे बना हुआ है आपका? अपर पार्ट, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा किससे बना होता है अपर पार्ट? सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यही लिखना है आपको। अब सिल क्या है? सिल इज क्या है सिल? अ मास ऑफ इंट्रूसिव, ऐसे ही होगा हर किसी में, आपको इंट्रोडक्शन ऐसे लिखनी है। अ मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अ मास ऑफ intrusive igneous rock which is parallel to the bedding plane, तो एक मास या फिर एक पार्ट ऑफ igneous rock which is parallel to the bedding plane मतलब surface of the earth. Bedding plane of sedimentary rocks is known as sill. Bedding plane of sedimentary rock is known as sill. तो ऐसा पार्ट जो कि इग्नियस रॉक का है, पैरेलल है बेडिंग प्लेन के साथ, मतलब आपकी सेडिमेंट्री रॉक के साथ, मींस सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ, उसे आप कहेंगे सिल। फुल स्टॉप। इफ सिल इज वेरी थिन, इट इज नोन एज शीट। इफ सिल इज वेरी थिन, अगर ये बहुत ज्यादा पतला है, इसका आकार या थिन है, it is known as sheet. इसको sheet कहा जाता है। It is known as sheet. So if sill is very thin in size, it is known as sheet. ठीक है जी, ठीक। रॉक लिख लो, रॉक ही ठीक है। So आपके पास अभी सिल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास डाइक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं पे रिपीट करना है प्लीज, आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। कुछ रिपीट करना है? अवनदीप, चेतना, ठीक है। तो सिल के ऑपोजिट में क्या है? हमने कहा है मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक विच इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, और ऐसा मास जो कि इसके पैरेलल में ना होके ट्रांसवर्स है या वर्टिकल है, दैट इज डाइक। ट्रांसवर्स मींस यहाँ पे ट्रांसवर्स है, टेढ़ा है, और यहाँ पे सीधा परपेंडिकुलर है, मींस वर्टिकल है, तो उसको आप डाइक कहेंगे। तो इसमें चेंज क्या करना है? कुछ ही चेंज नहीं करना है। इट इज पैरेलल, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज, चलो लिख लो पूरा पॉइंट, और कंफ्यूज होंगे। ओके ओके, थैंक यू, हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट लिखिए डाइक। सिक्स्थ पार्ट है आपके इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म का, दैट इज डाइक। अ मास ऑफ सिक्स्थ पार्ट है ना, अ मास ऑफ intrusive
igneous rock which is vertical or a mass of intrusive igneous rock which is vertical or transverse to the bedding plane, transfer to the bedding planes. A mass of intrusive igneous rock which is vertical or transverse to the bedding plane, it is known as sill. उसे आप sill कहेंगे. Sorry, dike. It is dike. So sill and dike डिपेंड करता है कि ये फीडर पाइप्स है, और अगर ये आपका पैरेलल है तो सिल है, और अगर ये ट्रांसवर्स है या फिर वर्टिकल है तो ये डाइक है. बाकी लोपोलिथ क्या है? माउंड ऑफ अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक व्हिच इज कनेक्टेड बाय अ पाइप फ्रॉम बिलो, दैट इज बैथोलिथ. और फेकोलिथ क्या है? लेंस शेप्ड मास जिसमें एक एंटिक लाइन एक सेंट लाइन है और साथ में नीचे फीडर पाइप है. और क्या रह गया? लोपोलिथ जो कि सॉसर शेप्ड है, जो कि स्काई के साथ में कनकेव है. और कुछ रह गया? सो एक माउंड है, एक सॉसर शेप्ड है, कनकेव है, एक है जो कि लेंस शेप का है, बट इसमें एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों को इसने होल्ड करके रखा है. इसके नीचे भी पाइप है, इसके नीचे भी पाइप है. और डाइक और आपका सील जो है डिपेंड अपॉन कि पाइप आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है या वर्टिकल है, उसके हिसाब से. सो 6 टाइप के आपके इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स सभी. उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स ऑफ द वोल्केनो. सर मतलब कि जो बैटिंग प्लेन है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना होगा. हाँ, मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं ना बेडिंग प्लेन की, बेडिंग प्लेन का मतलब क्या है कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट, मतलब सॉइल जो है वो सारी की सारी आपकी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है. सो ये अर्थ का सबसे अपर पार्ट है, इसलिए 0 किलोमीटर. और इससे नीचे अगर आप पाएंगे तो लगभग ये 200 किलोमीटर है डीप इनसाइड द अर्थ, एस्टेनोस्फीयर तक. सो बेडिंग प्लेन मींस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सॉइल या फिर जिसे आप कहते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है जी, यहां तक कोई इशू? नेक्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स. एक्सट्रूसिव वोल्केनिक landforms. Volcanic landforms that are extrusive means external part पे पाए जाने वाली volcanic landforms. और different type के volcanic landforms हैं. उससे पहले एक बार वापस चलते हैं पीडीएफ के ऊपर. सो यहाँ पे एक बार देख लो आप, एक डायग्राम बनाया हुआ हाथ से, एक डायग्राम बना हुआ पिक्चर से. पिक्चर वाला ज़्यादा बेटर लगता है. सो ये है आपका सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिससे पूरा का पूरा मटेरियल बाहर की तरफ निकल रहा है. अगर मटेरियल बाहर निकल रहा है और ये सिल है, सिल मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस पार्ट, आपके अपर मोस्ट पार्ट से, जिसको आप कह रहे हैं कि बेडिंग प्लेन. सो ये जो पार्ट है इसको कहेंगे आप बेडिंग प्लेन. सो कोई भी इंट्रूसिव रॉक जो कि बेडिंग प्लेन के बिल्कुल पैरेलल में, दैट इज आपका सिल. कोई भी अगर थोड़ा ट्रांसवर्स फॉर्म में है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म में तो कुछ नहीं है, दिस इज ट्रांसवर्स फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो इन द ट्रांसवर्स फॉर्म, तो इसे आप कह रहे हैं दिस इज डाइक. तो एक डाइक है, सिल है, देन अगेन डाइक है. स्टॉक का मतलब क्या है? ये भी बैथोलिथ की तरह ही है, बट ये लार्ज पार्ट नहीं है इग्नियस रॉक का, ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है. मीन्स यहाँ पे आपका जो मैग्मा है, लावा है, वो स्टोर्ड है, इकट्ठा है. आफ्टर दैट आपके पास है लेकोलिथ. लेकोलिथ क्या है? क्या है लेकोलिथ? दिस इज माउंड. माउंड है, लग रहा है माउंड नहीं है, फिर क्या है? माउंड ही है. और इसमें डायग्राम थोड़ी वैसी है. यहाँ से मैग्मा या लावा एक फीडर पाइप जिसे आप डाइक कहते हैं, वहां से मैग्मा या लावा जो है वो पैरेलली
पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है बट पैरेलली यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है। डिपॉजिट होने के बाद क्या बना रहा है, दिस इज मेकिंग अ प्लेटो, सो इसे प्लेटो कहेंगे। और अगर ये एक माउंटेन की फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मटेरियल बाहर इरप्ट होने के बाद इकट्ठा होता जा रहा है, तो इसे आप कहते हैं दिस इज वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनो जब इरप्ट होगा तो इससे वोल्केनिक माउंटेन्स भी बनेंगे एंड प्लेटोज भी बनेंगे। फिशर टाइप का अगर वोल्केनो है तो दैट विल फॉर्म प्लेटोज, और अगर आपका वायलेंट टाइप का वोल्केनो है दैट विल फॉर्म माउंटेन्स, राइट। सो दिस इज वेंट और ये वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पे। बाकी इसमें आपका फेकोलिथ एंड लोपोलिथ। फीडर पाइप भी ले सकते हैं, डाइक भी ले सकते हैं, पर बेटर है कि आप डाइक ही लिखें क्योंकि आपको पता है कि फीडर पाइप से ही मटेरियल बाहर आएगा। सो नेक्स्ट आपके पास है पार्ट दैट इज यहाँ पे, बट ये डायग्राम थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है बिकॉज यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं आपकी वोल्केनिक एक्सटर्नल पार्ट के। अगेन यहाँ पे बेथोलिथ, ये डाइक, ये लेकोलिथ, सिल एंड देन यहाँ पे और चीज़ें भी हैं। सो इंट्रूसिव में आपने देख लिया, दीज आर दी 6 पार्ट्स जो कि आपके इंट्रूसिव वोल्केनिक माउंटेन्स के हैं। अब ये जो आपके यहाँ पे लिख रखे हैं दैट इज लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज धुआंधार मार्बल रॉक फॉल्स इन जबलपुर मध्य प्रदेश ऑन रिवर नर्मदा। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज जॉग फॉल्स इन कर्नाटका ऑन रिवर श्रावती। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मीन्स यहाँ पे वोल्केनो का आप एक्सटर्नल लैंडफॉर्म देखेंगे, एक्सटर्नल टाइप जो है इसमें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वोल्केनो ऐसा कुछ दिखता है, राइट। और दिस इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मीन्स काफी समय से यहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई नहीं, दैट इज वाई ये बिल्कुल आपको डॉर्मेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस भी हैं। आप इसका एरिया देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एरिया है। सो डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, ये कई प्रकार के होते हैं आपके वोल्केनोस। सो दिस इज वोल्केनो। अगेन ये जो आपका सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है इसको बोलेंगे आप बेथोलिथ, जहां से मटेरियल ऊपर की तरफ को इरप्ट होता जा रहा है। सो एक टाइप से रूट है, रूट जो है आपके पूरे के पूरे वोल्केनो का दैट इज बेथोलिथ। सो नेक्स्ट लिखिए आप एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, अब ये भी 2 प्रकार की है। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है 2 प्रकार के, इसमें से एक होता है ये वोल्केनिक माउंटेन्स बनाते हैं, माउंटेन्स दैट आर वोल्केनिक, सिंपल, दीज आर वोल्केनिक माउंटेन्स। तो इससे वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। दूसरा इससे वोल्केनिक प्लेटोज बनते हैं। तो ये वोल्केनिक प्लेटोज एंड माउंटेन्स दोनों ही बनाते हैं, मीन्स ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी पठार दोनों ही इससे बनते हैं। सो 2 प्रकार की ये लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे दैट वुड बी वोल्केनिक माउंटेन्स। आफ्टर दैट हम देखेंगे वोल्केनिक प्लेटोज, और मेजर वोल्केनिक प्लेटो जो है जितने भी वर्ल्ड में, उनके बारे में नाम लिखेंगे, कौन से रीजन में पाया जाता है। और आपका होमवर्क होगा कि आप एटलस में देखें कि कौन सा वोल्केनिक माउंटेन कहाँ पे पाया जाता है। बेटर होगा कि आप उसकी डायग्राम बनाए पेज के ऊपर। अगर आपके पास जो दूसरा एक जो फिल करने के लिए आते हैं आपके वर्ल्ड फिजिकल के, उसके ऊपर आप मार्क करें, है ना, और आप अपनी कॉपी में स्टेपल्स कर लें इसको, सो दैट जब आप दोबारा रिवीजन करें आपको पता रहे कि कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में या पार्ट ऑफ द कंट्री में दीज वोल्केनिक माउंटेन्स या दीज वोल्केनिक प्लेटोज आर सिचुएटेड। सो बेटर है कि आप एवरीडे जब भी कोई ऐसी लोकेशन के बारे में देखते हैं उसके बारे में पढ़िए, जैसे कि धुआंधार फॉल है या फिर आपका जोग फॉल है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक लार्जेस्ट फॉल है, एक हाईएस्ट फॉल है। लार्जेस्ट मीन्स बहुत बड़ा, एक है हाईएस्ट मीन्स बहुत ऊंचा। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है साथ साथ में फैक्ट को, और उसी टाइम पे उसको जाके मार्क करना है आपके एटलस में। विदाउट एटलस कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आपको लोकेशन का नहीं पता है फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इसमें से फर्स्ट है आपका वोल्केनिक माउंटेन्स। तो आप हेडिंग डालेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स की एक्सट्रूसिव में। वोल्केनिक
माउंटेन्स। अच्छा एक मिनट यहाँ पे कुछ कह रहे हैं सर, प्लेटो 2-3 तरीके नाल बनदा हुंदा सर, ये सारा रीडिंग मटेरियल आप नोट्स में प्रोवाइड कर दोगे या फिर कोई बुक है? ये जितना भी मटेरियल है इसकी, जो आपकी फर्स्ट पार्ट है ना वोल्केनो तक का, इसका मैंने पीडीएफ मैम के पास दे दिया है, वो आपकी ऐप के ऊपर उसको अपलोड कर देंगे। सर डोरमेंट वोल्केनो का पता किवें लगदा क्योंकि ये था कई सालों तो शांत है। डोरमेंट वोल्केनो का पता ऐसे लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। मल्टीपल टाइप आप अगर आपके एक्टिविटीज हो रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सबसे वायलेंट वोल्केनो है, सबसे एक्टिव वोल्केनो मींस वहाँ पे हर 1-2 साल बाद जो है एक्टिविटी होती रहती है। वोल्केनो या फिर वोल्केनिक या मैग्मा उसमें से इरप्ट होता रहता है। और डोरमेंट क्या है, वहाँ पे कई सालों से कोई एक्टिविटी ऐसी ऑब्जर्व नहीं की गई है। सो नेक्स्ट आप लिखिए वोल्केनिक माउंटेन्स एक्सक्लूसिव में, इसमें लिखिए डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल and height depending upon material and height depending upon the material and height the volcanic mountains are classified into 3 types. Depending upon the material and height, volcanic mountains are classified into 3 types. मैं तीनों टाइप्स लिखा रहा हूँ, 1 by 1 आप उसको करते जाएंगे। So मतलब मटेरियल, उसमें कौन कौन से मिनरल्स है, कौन कौन से मटेरियल से आपका वोल्केनो बना है। दूसरा, उसकी हाइट कितनी ज्यादा है, उसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल एंड हाइट, ये 3 टाइप्स के हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। जिसमें से फर्स्ट टाइप है आपका सिंडर कॉन, CINDER, that is cinder cone. So first type is cinder cone volcano. First is cinder cone volcano. Cinder cone volcano या फिर साथ में लिखिए इसके एंड एश कॉन volcano. So first type का volcano is cinder cone volcano और ash cone volcano. Dormant means no activity. Dormant means no eruption of magma or lava. हाँ, sleeping भी कह सकते हैं, sleeping. Dormant is sleeping. So next is cinder और ash cone volcano. इसमें लिखिए they are formed due to सिंपल, ऐसा वोल्केनो जो कि ऐश या राख से मिलकर बना है, राइट। इसमें लिखिए दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ऐश, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ऐश, डेपोजिशन ऑफ ऐश एंड ब्रोकन रॉक मटेरियल, एंड ब्रोकन रॉक मटेरियल, एंड ब्रोकन रॉक मटेरियल्स। तो ऐसे वोल्केनो जो कि वोल्केनिक ज्वालामुखी की राख से मिलकर बने होते या फिर ब्रोकन रॉक मटेरियल से बने होते, मींस इसको आप कहेंगे सिंडर। सिंडर मींस ब्रोकन रॉक मटेरियल। तो ऐसे वोल्केनो जो कि चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों से मिलकर बनते हैं या फिर वोल्केनो की राख से मिलकर बनते हैं, उसे कहते हैं ऐश या सिंडर कोन। फुल स्टॉप। दीज आर वीक कोन्स, these are weak cones because they are made up of loose sediments. They are weak cones because they are made up of loose sediments. तो इसमें जितने भी sediments हैं, चाहे वो आपके ऐश है या फिर रॉक मटेरियल्स हैं, ब्रोकन रॉक मटेरियल्स हैं, तो these are the loose sediments and seldom reach the height of ant hill. Seldom reach the height of ant hill. Ant hill. Seldom reach the height of ant hill. एंट हिल क्या है? चींटियों के द्वारा बनाया गया एक पहाड़ी, जैसे जो आपके पास दीमक होती है ना, दीमक है ना, ये भी अपना पहाड़ बनाती है।
चींटियां मिलकर बहुत बड़ा मिट्टी का पहाड़ बनाती है। तो वैसे कह रहे हैं कि ये एक एंट हिल के ऊंची, उससे भी ऊंची मतलब इसकी हाइट नहीं होती है। सो दीज सेडिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, पहली बात ऐश, दूसरा ब्रोकन रॉक मटेरियल्स, ये वीक हैं, बहुत कमजोर है इसमें मटेरियल, और इसीलिए ये लूज सेडिमेंट से बने होते हैं और इसकी ज्यादा हाइट भी नहीं होती। तो इसलिए ऐश या सिंडर कोन। इसका डायग्राम बनाना होगा आपको। मीन्स इसमें बहुत ही कम हाइट है, इसमें आप ऐसे सेडिमेंट्स शो कर सकते हैं। ट्राई करें जितना छोटे से छोटा बने उतना साइज में इसको बनाइए। सो दिस इज सिंडर और ऐश कॉन। हमेशा डायग्राम के नीचे लिखना कि आप बना के रहें, सो दैट एग्जामिनर को थोड़ा आइडिया रहे कि क्या बनाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। This is cinder or ash cone. So this is the first type. Second है composite cone और strato. Type number 2 volcanic mountain का composite cone, क्योंकि ये conical shape का होता है, और strato volcano. So this is the second type, जहाँ पे हम कहते हैं कि this is composite cone और strato volcano. Strato means stratospheric, means इसमें आपकी layers हैं, multiple layers से मिलकर ये बना होता है. So this is composite cone और strato volcano. So इसमें इसके बारे में लिखिए, these strato में लिखिए, these are made up of alternate layers of, these are made up of alternate layers of broken, these are made up of alternate layers of broken rock materials and lava. Broken rock materials and lava. So composite cone, इसमें हर एक लेयर के बाद, मतलब पहले एक लेयर आएगी ब्रोकन रॉक मटेरियल की एंड देन अ लेयर ऑफ लावा. सो यहाँ पे अल्टरनेट लेयर्स है, एक के बाद एक अलग अलग लेयर आती जाती है. सो these are the cones that are made up of alternate layers of broken rock material and lava. Full stop. The lava after solidification acts like a cementing material. So lava after solidification acts like a cementing material which makes these cones highly resistant to erosion, तो कह रहे हैं कि लेयर पर लेयर के हिसाब से पहले एक लेयर आएगा ब्रोकन रॉक मटेरियल का, आफ्टर दैट वन लेयर ऑफ लावा. अब ये लावा जो है ये जब सेमी सॉलिड है, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो पूरे के पूरे मटेरियल को ये सीमेंटिंग का काम करेगा. मींस उसको होल्ड करके रखेगा, उसको अपने साथ प्रॉपर्ली होल्ड करके रखेगा, जिससे ये जो आपका पूरा का पूरा मटेरियल है इसमें इरोजन के चांसेस, इसमें अपरदन के चांसेस या फिर इसमें इरोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं.
So erosion, full stop, and hence they are the highest volcanic mountains of the world. And hence they are the highest volcanic mountains of the world. And hence they are the highest volcanic माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इरोजन नहीं होता है, लावा इनको सीमेंट करके रखता है, मींस होल्ड करके रखता है, सो ये माउंटेन जो है इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। सो दैट इज व्हाई दे आर हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो ये पूरे विश्व में पाए जाने वाले सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है, राइट। सो दिस इज कंपोजिट कोन। इसका भी डायग्राम बनाना होगा, विदाउट डायग्राम बात नहीं बनेगी। सो दिस इज कंपोजिट कोन और स्ट्रेटो वोल्केनो। ऑनलाइन स्टूडेंट कहीं पे कुछ रिपीट करना है आप बता सकते हैं। सो कंपोजिट कोन, इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ broken rock materials and lava after solidification act like a cementing material which makes this cone highly resistant to erosion and hence they are the highest volcanic mountains in the world, full stop। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेडिंग प्लेन। एक मिनट, ये आपके एक पास वेडिंग प्लेन है, मींस दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसे हम वेडिंग प्लेन कह रहे हैं, राइट। यहाँ से मैग्मा के अलावा आपका इरप्ट हो रहा है। सो मुझे इसका कलर चेंज करने दो, डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले इस तरह से इरप्ट हो रहा है मटेरियल, लाइक दिस। अब इसी की एक लेयर बनेगी ब्रोकन रॉक मटेरियल की, दूसरी लेयर बनेगी लावा की। बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ अल्टरनेट लेयर्स। एक और लेयर बना ले। एक, दो, तीन। इसको ऐसे कट कर देते हैं। So these layers are made up of मैग्मा ब्रैकेट लावा, क्योंकि पहले ये मैग्मा ही होगा, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इट विल बिकम लावा। अब बीच में जो अल्टरनेट लेयर आपकी खाली बच जा रही, दैट इज द लेयर ऑफ सेडिमेंट्स। दीज आर ब्रोकन रॉक सेडिमेंट्स। These are broken rock materials. These are broken rock materials या फिर fragments। और नीचे हमेशा as per convention composite cone। composite cone डायग्राम है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है जी। सो कंपोजिट कोन किससे बनती है? दो चीजों से बनती है, एक ब्रोकन रॉक मटेरियल, दूसरा है आपके पास मैग्मा। मैग्मा जब भी मटेरियल बाहर की तरफ आता है, मैग्मा सॉलिडिफाई होता है लावा की फॉर्म में, और ये जो लावा की लेयर्स हैं वो इजीली इरोड नहीं हो सकती, इसलिए इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू अदर कॉन्स या फिर अदर टाइप ऑफ वोल्केनोस। सो कंपोजिट कॉन्स के आपको कुछ एक एग्जांपल्स लिखने हैं। डायग्राम पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद इसके एग्जांपल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, sir, can ash or soot also be present in the alternate layer instead of broken rocks? Ash or soot can also be present in the alternate layers instead of broken rock। अगर ash यहाँ पे present रहेगा, that will lead to erosion। जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें ash या जहाँ पे broken rock materials है वहाँ पे ash या soot available रह सकता है, वो available नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे available रहेगा, ये for example, अगर यहाँ पे मान लीजिए there is a presence of ash
तो ये जो ऐश है, ये जिसे आप राख कहते हैं, ये इजीली इरोड हो जाएगी जब भी बारिश होएगी, जब भी कोई इरोजन होगा, एनी टाइप ऑफ इरोजन, चाहे विंड इरोजन है, चाहे वो सॉइल का है, चाहे एजेंट ऑफ रीजन कोई भी हो सकता है। बट अगर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा होलो हो जाएगा। होलो हो जाएगा तो अपर लेयर नीचे गिरेगी, फिर इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए दोनों मटेरियल यहाँ पे सूट करते हैं, अदरवाइज ये इरोजन का कारण बनेगा और इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं। ठीक है, कंप्लीट। अब लिखिए इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट कंपोजिट कॉन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, द इंपॉर्टेंट composite cones of the world are the important composite cones of the world are, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। कंपोजिट कौन कौन सी है। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ, दिस इज माउंट हाँ जी Aconcagua, this is in South America, right? पूछो क्या हुआ है, आप उसमें हंसते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। इंपोर्टेंट कंपोजिट कॉन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व भर में कौन कौन सी कंपोजिट कॉन्स पाई जाती हैं, उनके हम नाम लिख रहे हैं। तो माउंट एकोनकागुआ जो है, माउंट को मैंने ट्राइंगल लिख दिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माउंट। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे एम्प्टी डॉट लगा दीजिए, दिस इज माउंट एकोनकागुआ। ये एक कंपोजिट कॉन है जो कि दक्षिण अमेरिका में या फिर आप कह सकते हैं साउथ अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है माउंट कोटोपेक्सी, माउंट PAXI, so this is Mount Cotopaxi. It is near Andes Mountain, और कंट्री की बात करें तो इट इज इन एक्वाडोर। कहाँ पे है एक्वाडोर? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका? सो ये भी साउथ अमेरिका, तो इट इज इन साउथ अमेरिका, तो ये भी साउथ अमेरिका में है। कौन सा? माउंट कोटोपेक्सी, विच इज अ कंपोजिट कॉन, lies near to the Andes mountain of South America, और जो नियर बाई कंट्री दैट इज एक्वाडोर। एक्वाडोर के एक व्यक्ति हैं, बहुत फेमस है, वो यूएस आर्मी, यूएस की इंटेलिजेंस उनके पीछे पड़ी हुई है। क्या नाम है उनका, जिन्होंने विकीलीक्स बनाया है? विकीलीक्स, जैसे एक विकिपीडिया है ना, उन्होंने एक विकीलीक्स बनाया है, एक्वाडोर के लिए। बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं इनके ऊपर, रशिया में, मतलब यूएस के जितने भी आपके आर्मी का इंटेलिजेंस है उनका इनको पता है, जितना भी यूएस में जो आर्मी के अदर जितने भी इक्विपमेंट्स है उनके बारे में इनको पता है। इलेक्शंस में भी, यूएस के इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इनका बहुत ज़्यादा मतलब लफड़ा करते हैं बीच में। सो ये बहुत फेमस है विकीलीक्स, इन्होंने विकीलीक्स बनाया था। सो इन्होंने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे यूएस आर्मी के, वो उसको लीक कर दिए थे, और उसके के बाद इनको कई जगह से उठाया गया, अभी भी कहीं अरेस्ट है ये, तो इनके बारे में पता करिए। सो दिस इज माउंट कोटोपेक्सी, एंडीज माउंटेन, एक्वाडोर एंड साउथ अमेरिका। हाँ जी, जूलियन असांज, बात बने ना, जूलियन असांज। है ना, बट अभी तक ना कोई डेथ सेंटेंस हुआ है, ना कोई लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, बहुत सारे केसेस से बरी होते रहते हैं, फिर अरेस्ट हो जाते हैं। सो थोड़े से ये शैर्लॉक होम्स हैं आजकल के टाइम के। सो नेक्स्ट है कोटोपेक्सी के बाद नेक्स्ट लिखिए, हाँ जी, जूलियन असांज, बिल्कुल सही लवप्रीत। नेक्स्ट है आपके पास माउंट रेनियर, माउंट शास्ता एंड माउंट हुड, तीनों इकट्ठे। माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, देन माउंट हुड, कंबाइंड, दीज आर इन, कहां पे हैं ये? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और नियर टू रॉकीज माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो ये तीनों ही वहां पे लाई करते हैं। सो दीज आर दी कंपोजिट कॉन्स इन दी नॉर्थ अमेरिका, मीन्स पहले साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे, अभी
नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे देयर आर माउंट रेनियर, शास्ता एंड माउंट हुड। नेक्स्ट है माउंट मेयोन, MAYON, दैट इज इन इंडोनेशिया या फिलीपींस? So it is Mount Mayon. It is an important composite cone that is in Philippines. It is in Philippines. तो इनको आपने अपने एटलस पे भी मार्क करना है, ठीक है? करेंगे मार्क। So important composite cones of the world. So Mount Mayon ये फिलीपींस में है। नेक्स्ट है माउंट फ्यूजियामा, इट इज इन जापान। माउंट फ्यूजियामा, इट इज इन जापान। ये भी कंपोजिट कोन का ही एक एग्जांपल है। लिखते जाइए नाम इनके। एक और माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। ये भी कंपोजिट कौन है, दैट इज इन अफ्रीका। माउंट अगुंग, माउंट अगुंग, इट इज इन इंडोनेशिया। ये भी कंपोजिट कोन ही है, माउंट अगुंग। बहुत सारे नाम है इसमें। एट्थ इज इंडिया। इंडिया में कौन सा है? माउंट नारकाडोम एंड बैरन आइलैंड इसके साथ है। सो दिस इज माउंट नारकाडोम। एक मिनट, नार्को है, नार्को डैम, नार्को डैम है ना। दिस इज माउंट नार्को डैम, इट इज इन इंडिया। और इसके साथ में देयर इज बैरन आइलैंड। सो ये भी कंपोजिट कोन है। सो कंपोजिट कोन इन इंडिया, दैट इज माउंट नार्कोडोम। इट इज इन, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार का भी एक दिन हम पूरा का पूरा क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या है, उनके बीच में क्या क्या पैसेजेस हैं, है ना, सैडल पॉइंट, ये सब उसमें लेटर ऑन हम देखेंगे। सो माउंट नारकोडोम, इट इज इन इंडिया एंड नियर बाय देयर इज अ बैरन आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार, ANN, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट 3 और हैं, ये पहले भी हमने किए हैं जब हमने मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पढ़ी थी। So Mount Stromboli, Etna and Vesuvius. So these are the 3 mountains of Italy. So Mount Stromboli, that is the lighthouse of the Mediterranean Sea. Mount Etna near Sicily Island. Mount Vesuvius, कल भी आया था ये। एक मिनट, Vesuvius की स्पेलिंग ठीक है? Vesuvius ठीक है। तो these all are found in Italy, और ये तीनों ही composite cones हैं। So these are the 3 composite cones found in Italy region. Next at 10th, that is Mount Pelly, that is in Caribbean island. Mount Pelly, that is near in Caribbean island, or Caribbean is near to Gulf of Mexico. It is Caribbean island के नियर बाय माउंट पेली। एक और भी है जहाँ पे आपने इंडोनेशिया लिखा है। इंडोनेशिया में एक और पॉइंट आएगा, कौन सा आएगा? क्राकातोआ। सो इंडोनेशिया का एक रह गया, दैट इज क्राकातोआ। एक मिनट, क्राकातोआ जो है, दिस इज वन ऑफ द एक्टिव। माउंट पेली ये है कैरिबियन आइलैंड में, जहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज आपने किया था, उसी रीजन में माउंट पेली। क्राकातोआ की 2 स्पेलिंग है, कई जगह पे TOA लिखा होता है, कई जगह पे TOVA लिखा होता है। सो दिस इज क्राकातोआ एंड दिस इज एक्टिव। ये मोस्ट एक्टिव है
इंडोनेशिया में है। तो ये इंडोनेशिया में जहाँ पे आपने लिखा था उसके साथ इसको ऐड कर लीजिए। तो देर आर 10 फेमस या 10 इंपॉर्टेंट कंपोजिट कोन्स इन द वर्ल्ड जिनके बारे में आपने यहाँ पे लिखा। इनके नेम प्लीज आप याद रखिए। आप एटलस पे इनको एक बार मार्क करिए और रिसेंटली कब इरप्ट हुए वो भी आपने देखना है, राइट। वेसुवियस लास्ट ईयर न्यूज में था, शास्ता न्यूज में था, आपका क्राकातोआ हमेशा न्यूज में रहता है। बैरन आइलैंड एज सच नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि काफी समय से ये एक ऐसे डॉर्मेंट ही है। अगुंग नहीं, किलिमंजारो ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मेयोन भी न्यूज में था। बाकी एकिनकेगुआ एंड कोटोपैक्सी, सो इनके बारे में आपने एक बार देख लेना है कि करंट अफेयर के हिसाब से कौन सा भी रिसेंटली इरप्ट हुआ। सो दिस इज द सेकंड टाइप कंपोजिट कौन। पूछ लो बात। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक कोई इशू, कोई अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड टाइप वोल्केनिक या फिर एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म में दो प्रकार की लैंडफॉर्म, एक है वोल्केनिक माउंटेन, दूसरा है वोल्केनिक प्लेटो। तो वोल्केनिक प्लेटो में हमने देखा या वोल्केनिक माउंटेन में हमने देखा 3 टाइप है जिसमें से 2 कंप्लीट है। थर्ड देखिए पैरासाइटिक कोन। थर्ड इज कैसे लिख रहे थे इसको, ऐसे करके, दिस इज पैरासाइटिक कोन। ये वैसे माइनर पार्ट है बट फिर भी इसको लिख लीजिए पैरासाइटिक कोन्स। पैरासाइट क्या होता है, दैट आर डिपेंडेंट अपॉन अदर फॉर देयर सर्वाइवल, दूसरे व्यक्ति को निचोड़ के खा जाते हैं, है ना, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो पैरासाइटिक इट इज समवट सिमिलर टू कंपोजिट, बट दिक्कत क्या है कि इसमें फीडर पाइप लगी होती है, उसी फीडर पाइप से वोल्केनिक जो आपके डायग्राम है, सिंपल आप पहले लिखिए, पैरासाइटिक में सिंपल लिखिए, डेफिनेशन पहले फिर डायग्राम। इन दिस कोन सेवरल सेकेंडरी ब्रांचेस, in this cone several secondary branches originates from the main. Several secondary branches originates from the main feeder pipe, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डाइक, मेन फीडर पाइप, forming numerous smaller cones, forming numerous smaller cones or mountains on a large mountain, or numerous smaller cones or mountains on a large mountain। तो एक बड़े माउंटेन के ऊपर मल्टीपल टाइप के माउंटेन्स बन जाएंगे वोल्केनिक, या मल्टीपल टाइप की कॉन्स इसके ऊपर बन जाती है जब भी पैरासाइटिक कॉन बनता है। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी ब्रांच बनती है जो कि मेन फीडर पाइप से ही ओरिजिनेट होती है। हाँ जी, क्लियर। क्लास है 2 बजे तक, बिल्कुल सही, 2 बजे तक क्लास है। सो इस कोन में बहुत सारी सेकेंडरी ब्रांचेज जो है वो ओरिजिनेट करती हैं मेन फीडर पाइप से, और उससे न्यूमरस कॉन्स बनती हैं छोटी, और छोटे माउंटेन्स बनते हैं एक बड़े माउंटेन्स के ऊपर। तो सिंपल, लगभग आपका जो लास्ट डायग्राम था कंपोजिट का सिमिलर ही है उसके जैसा। तो ये आपका बेडिंग प्लेन है, यहाँ से मैग्मा एंड लावा दैट इज कमिंग आउट, इसमें भी अल्टरनेट लेयर्स बनेगी। इसमें मैं 2 ही लेयर बना रहा हूँ आपके लिए इजी, सो दैट ज़्यादा डायग्राम बना के परेशान ना हो जाए। सो दिस इज मैग्मा एंड लावा, दिस इज ऑल्सो मैग्मा और लावा।
दिस इज मेन फीडर पाइप जहाँ से मैग्मा एंड लावा इरप्ट हो रहा है, राइट। बीच में देर आर ब्रोकन रॉक सेडिमेंट्स, सेम वैसे ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स या मटेरियल। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन फीडर पाइप है उसमें से एक सेकेंडरी ब्रांच जो है वो मटेरियल बाहर की तरफ को लेके जा रही है, और उसी से ही यहाँ पे अदर कोन्स बनना शुरू हो जा रही है, जिसे को ये कह रहे हैं कि दीज आर पैरासाइटिक कोन्स, मतलब कोन के ऊपर ही कोन बन जा रही है। और मटेरियल कहाँ से यूज कर रहा है, दैट इज द मेन फीडर पाइप। तो इसको आप कहेंगे ये जो ब्लैक कलर के, दिस इज पैरासाइटिक कोन, इट इज अ पैरासाइटिक कोन दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मेन फीडर पाइप फॉर देयर सर्वाइवल। So these are parasitic cones। ये लावा या मैग्मा है, और अगेन ये जो आपका वायलेट कलर का है दैट इज ब्रोकन, यहाँ नहीं लिखना था इसको, ब्रोकन रॉक मटेरियल। और एज पर कन्वेंशन नीचे लिखेंगे दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरासाइटिक कोन। ये पैरासाइटिक कोन का डायग्राम, समझ गए। सो सेकेंडरी ब्रांच जो है वो मेन फीडर पाइप से ही पूरा का पूरा मैग्मा लावा लेके जा रही है, एंड देन इट इज मेकिंग स्मॉलर न्यूमरस कॉन्स या फिर माउंटेन्स, इसे पैरासाइटिक कॉन कहेंगे। ये माइनर पार्ट है, जो मेन पार्ट है थर्ड, जिसको हम कहते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन 3 प्रकार के होते हैं। पहला था सिंडर या ऐश कोन, दूसरा था आपके पास कंपोजिट, तीसरा है शील्ड वोल्केनो। तो पहले आप इसे कंप्लीट करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पे तक कोई इशू, कोई परेशानी जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ रिपीट करना है आप बता सकते हैं। तो दिस इज पैरासाइटिक कोन, कंप्लीट है। नेक्स्ट लिखिए थर्ड फोर्थ पार्ट, दैट इज शील्ड कोन और बेसिक लावा कोन। शील्ड कोन और बेसिक लावा कोन। शील्ड कोन और बेसिक लावा कोन। और बेसिक लावा की आपने प्रॉपर्टी कल क्या पढ़ी थी एक, कि बेसिक जो है दिस इज विस्कस, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है? कम है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लूइडिक नेचर का होता है, ये लंबे दूरी तय कर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। मतलब ये जो मटेरियल है ये थिन मटेरियल है, थिक मटेरियल है। थिक मटेरियल को फ्लो करने के लिए उसमें, क्योंकि थिक है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी मींस द रेट ऑफ फ्लो इज वेरी स्लो, बट यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो इज वेरी हाई, सो इसलिए लंबी दूरी तय कर सकता है। इट कैन रीच अप टू फार डिस्टेंसेस, बट बेसिक लावा कोन। तो इसमें आप लिखिए शील्ड कोन या फिर बेसिक लावा कोन में, when a cone is formed due to basaltic, when a cone is formed due to basaltic or basic lava, when a cone is formed due to basic lava और बासाल्टिक लावा, जब कोई कौन बेसिक लावा से बनती है या बासाल्टिक लावा से बनती है। सो व्हेन अ कोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू बेसिक लावा और बासाल्टिक लावा, दे हैव मच लोअर हाइट, दे हैव मच लोअर हाइट। दे हैव मच lower height, but they are wide in area। जब कोई कोन या जब कोई माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन बासाल्टिक लावा से बनता है या बेसिक लावा से बनता है, इनकी हाइट बहुत कम होती है,
बट इनका जो एरिया है बहुत ज्यादा वाइड होता है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया इनका ब्रॉड होता है। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये विस्कस नहीं होता, ये फ्लूइडिक लावा है, लंबे समय मतलब लंबी दूरी तक ये अपना एरिया कवर करता है और एरिया इसका वाइड होता है, बट हाइट कम होती है क्योंकि एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, डिपोजिट इसकी डिपोजिशन जो है एक जगह पे कंटिन्यूटी पे नहीं हो रही है। सो वाइड इन एरिया, फुल स्टॉप। सच काइंड ऑफ कोन्स आर नोन एज शील्ड कोन। Such kind of cones are known as shield cones। तो ऐसी cones को shield cone कहा जाता है, राइट। shield cone बहुत इजी बनाना है, बस आपने एक वेडिंग प्लेन बनाना है। वेडिंग प्लेन के बाद जो मटेरियल है वो काफी लंबी दूरी तक इरप्टेड होगा। सो इसमें कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसमें से मटेरियल इस तरह से इकट्ठा हो रहा है, इसकी बहुत कम हाइट होती है। सो सिंपल आप इसको शेड कर सकते हैं, दिस इज शील्ड कोन। और बेसिक लावा कोन, ठीक है, दिस इज शील्ड कोन। एग्जाम्पल्स, हवाई आइलैंड्स एग्जाम्पल आएगा इसमें पहला। हवाईयन आइलैंड, आई छोड़ो पी बन जाएगा फिर। हवाईयन आइलैंड्स, तो जो हवाई आइलैंड रीजन है दैट इज आपका शील्ड कोन का एरिया। इसमें आएगा माउंट मोना लोआ एंड माउंट किया। यस, माउंट मोना लोआ और दूसरा माउंटेन यहाँ पे है माउंट किया। सो दीज बोथ आर दी शील्ड कोन्स, माउंट मोना लोआ एंड माउंट किया। एक मिनट, दूसरा एग्जांपल भी लिख लीजिए साथ साथ में। फर्स्ट ये था, सेकंड है आपका रीयूनियन आइलैंड, द आइलैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉट इंडिया। और बताइए, अभी किया आपने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। रीयूनियन आइलैंड इज responsible for the creation of one of the most important topography of India, that is Deccan lava plateau। कहाँ सोए हैं? रीयूनियन आइलैंड से जैसे ही हमारा वेस्टर्न पार्ट टकराया उससे डेक्कन लावा प्लेट्यू बना, जिसे कहते हैं दक्कन का पठार। कहाँ खोए रहते हो? और ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस कब करा? लास्ट वीक ही, 25 मई 2025 तक तो याद रहेगा, ये प्रीलिम्स तक तो आप भूल जाएंगे। और जिन्होंने 25 मई या 25 जून 2026 तक देना है वो तो डॉर्मेंट ही हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ बोला गया था स्लीपिंग वोल्केनो। वी हैव स्लीपिंग स्टूडेंट्स हियर, वेरी गुड लवप्रीत, डेक्कन लावा प्लेट्यू। क्यों गए लवप्रीत तुम क्लास से? तुम ऑनलाइन ही क्यों आ गए? ऑफलाइन से ही था। नेक्स्ट लिखिए इसमें, एक मिनट सेकंड, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जस्ट लाइक ऐसा है ना। फर्स्ट रेनियस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रेनियस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड
इज क्या है, मौसिनराम। अरे मौसिनराम कैसे, MAW। अरे सुनो सुनो सुनो, अभी चेंज हो गया चेरापूंजी, मौसिनराम। 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, लगभग 467 इंचेस इन द वर्ल्ड। एंड वेटेस्ट प्लेस भी यही है, सबसे वेटेस्ट प्लेस भी यही है, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा नमी पाई जाती है। सो रेनियस्ट प्लेस भी यही है। अब सेकंड मोस्ट रेनियस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज माउंट, कौन सा? ये मुझे चेक करने दो, ये भी चेंज होते रहते हैं हर साल, फिर आप कहेंगे गलत लिखा दिया। इस मोना लोआ सेकंड रेनियस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसमें थोड़ा सा है, एक मिनट रुकिए। रेनियस प्लेस में मौसिनराम है, पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया, चेरापूंजी वाली साइड इसका बोर्ड उठा के लगा दिया उन्होंने, क्योंकि ऑन वन फाइन डे वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई थी। सो फिर चेरापूंजी में चला गया था। चेरापूंजी अभी ये नहीं है, पहले सेकंड रेनियस प्लेस था आपका मौना लोआ, बट अभी चेंज हो गया है। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड जो टाइप है आपका, दैट इज वोल्केनिक प्लेटोज। ठीक है, आपने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्केनिक, सॉरी एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। एक था आपका वोल्केनिक माउंटेन्स, दूसरा है आपके पास वोल्केनिक प्लेटोज। वोल्केनिक प्लेटोज, सो दिस इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो जहाँ पीसीएस का प्रीलिम्स जून में नहीं होगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, आप ये नेक्स्ट लेक्चर में करिए, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं होगा, जो आपके प्लेटोज हैं ये कंप्लीट नहीं होगा अभी।